हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर सीइंग डॉक्टर कोमलप्रीत कौर। सो आज हम बात करेंगे एक एग्ज़ाम जो कल 4 मई को एक एग्ज़ाम हुआ विच वाज नीट। मैंने उसके बहुत सारे रिव्यूज़ चेक किए, बहुत कुछ चेक किया और उससे मुझे पता चला कि एग्ज़ाम वाज क्वाइट टफ। कि जो नीट का एग्ज़ाम इतना टफ आया एक्चुअली 2016 में और 2021 में ये दो एग्ज़ाम्स थे नीट के जो काफ़ी टफ माने गए थे, लेकिन ये जो तुम्हें कल 2025 में एग्ज़ाम आया है सच में बहुत टफ था। वो लिटरली बहुत टफ था। हैट्स ऑफ टू यू जो तुम लोग उसे अटैम्प्ट कर आए हो, तुमने वो एग्ज़ाम देना है एटलीस्ट। लाइक तुम वहाँ बैठे रहे, तुमने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया। फिज़िक्स ने तो हद ही कर दी थी, पता नहीं क्या ही सोच के इतना टफ एग्ज़ाम उन लोगों ने सेट किया था। जेन्युइनली बहुत टफ एग्ज़ाम था, हर कोई बोल रहा है वो था क्योंकि वो टफ था, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वो एग्ज़ाम फिज़िक्स बहुत टफ था। बायो किसी हद तक थोड़ी ईजी बोल सकते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स तो बहुत टफ थी। केमिस्ट्री भी कुछ वैसी ही थी, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 2025 में ऐसा क्या हुआ जो हमेशा याद रहेगा, तो आफ्टर दैट अटैक दिस इज़ द थिंग जो हमेशा याद रहेगी कि 2025 में बहुत टफ नीट का एग्ज़ाम आया था। हो सकता है पिछली बार जो नीट में कुछ हुआ उसके बाद में भी इस बार टफ कर दिया हो, लेकिन इतना भी टफ नहीं करना चाहिए कि यार कि मतलब मोरल ही गिर तो तुम किसी का, इतना डीमोटिवेट बच्चे हो जाते हैं। मैं बस यही बोलूँगी कि तुम लोगों को डीमोटिवेट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चंस में क्या आया कैसे आया हम अभी डिस्कस करेंगे उस चीज़ को, और मैं ट्राई करूँगी कि तुम्हें बताऊँ कि तुम पीछे कहाँ रह गए, कि उन्होंने तो जो बनाया बनाया, कि तुम्हारा कहाँ लैगिंग हो गई है। मैं सिर्फ तुम्हें वो बताने की कोशिश करूँगी। बाकी तुम एग्ज़ाम टफ आया, तुमने दिया, दैट्स ग्रेट। मैं उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ कि मुझे पता है बहुत स्टूडेंट्स हैं, तुम लोग बहुत टेंस्ड होगे, तुम लोग बहुत स्ट्रेस ले रहे होगे कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है। भी आंसर की आ जाएगी, तुम उसको चेक करोगे, फिर तुम रोओगे, बैठोगे, सोचोगे, किसी से बात तक नहीं करोगे। आई एम हियर फॉर यू, ओके। देखो, मैं स्टार्टिंग में ये बोलूँगी, एग्ज़ाम अगर तुम्हारा अच्छा हुआ है सो इट्स गुड। अगर तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ देन इट्स बेटर देन गुड, बिकॉज तुम्हारे पास इतनी ऑप्शंस खुल जाएंगी, तुम्हारा विजन खुल जाएगा कि सिर्फ ये ही नहीं, इसके अलावा ये ऑप्शंस भी हैं। ओके, सो लेट मी टेल यू कि अगर तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ या थोड़ा गलत हुआ या जैसा भी हुआ, कुछ क्वेश्चन छूट गए या तुमने छोड़ दिए, तो उसमें लैगिंग क्या था, ऐसा क्या था कि तुम लैग बिहाइंड गए। लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहला सब्जेक्ट हम फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे, जो पूरा फैला हुआ है कि आउट ऑफ सिलेबस आया। सो जितनी मैंने रिसर्च की है, जो फिज़िक्स का सिलेबस था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी के बीच में एग्ज़ाम था, क्योंकि उसमें चैलेंजिंग सेक्शंस ज़्यादा थे, है ना। उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे इतना ज़्यादा एम्फोसाइज किया हुआ था कि वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस जा रहे थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, बहुत डीप तक, जिसके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर थे, तो वो ऐसे सॉल्व कर पा रहा था जिसको लेके न्यूमेरिकली थोड़ा टाइम लग रहा था, तो उसको उस क्वेश्चन में टाइम लगा, तो इसलिए शायद तुम्हारे कुछ क्वेश्चन फिजिक्स में छूट गए होंगे। ओके, उसके क्वेश्चन टाइप्स जो उन्होंने यूज़ किए थे वो फॉर्मूला बेस्ड थे, असर्शन, रीजनिंग क्वेश्चंस थे, मैथ्स द कॉलम्स क्वेश्चन भी तुम्हें फिजिक्स में मिले होंगे, विच वॉज क्वाइट टफ। क्योंकि जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता है ना, स्टूडेंट्स बढ़ते हैं जिस फील्ड में, तो ऑब्वियसली इतना कंपटीशन बढ़ जाता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ ऐसा सेट करना होता है कि कुछ सिलेक्टेड निकले। ओके, कट ऑफ भी देखो कितना हाई जाती है। मैंने एग्ज़ाम दिया था 2017 में, देन आई ड्रॉप्ड एंड आई गेव एग्ज़ाम इन 2000, नो आई गेव एग्ज़ाम इन 2018, देन आई ड्रॉप्ड एंड आई गेव एग्ज़ाम इन 2019 अगेन एंड आई गॉट सेलेक्टेड और मेरी एडमिशन हो गई। ओके, 2000 आई एम फ्रॉम 2019 बैच। तब एग्ज़ाम टफ था, अकॉर्डिंग टू अस तब तक टफ था, लेकिन अब के टाइम में आई नो बहुत टफ हो गया है एग्ज़ाम। सो अब कमिंग बैक टू द फिज़िक्स सेक्शन, क्वेश्चंस लेंथी थे, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। एंड उसके बाद था कि नाउ टॉक अबाउट केमिस्ट्री। मेरी केमिस्ट्री वीक थी, मेरी फिज़िक्स अच्छी थी, बायो अच्छी थी, केमिस्ट्री वीक थी। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनकी फ़िज़िक्स वीक होती है, जबकि केमिस्ट्री और बायो अच्छी होती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पार्ट कुछ ऐसा आया था कि थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का मिक्सचर ज़्यादा आया था केमिस्ट्री में। टॉपिक जो ज़्यादा कवर किए थे वो थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद वो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री,
फिजिकल केमिस्ट्री आई थी जिसमें स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। अगेन वो फिजिक्स मैथ्स कैलकुलेशन वाला जो सीन था, कहीं ना कहीं अगर तुम फंसे हो तो तुम वहीं जाकर फंसे हो। ओके उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे तुम लोगों को, और मैच द कॉलम्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो तो चलो आए ही थे। फिर केमिस्ट्री में तुम्हारा वही लैग हुआ है। एंड कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए थे, जिसका जैसे ABC का आंसर आगे क्या आता है तो D। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन थे, वो उन्हीं को ही ऑब्वियसली आते होंगे जिनकी केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। कंसेप्ट इतने क्लियर थे कि हाँ इसका आंसर यही है, किंतु परंतु सेकंड थॉट था ही नहीं उनके पास। देन कमिंग टू बायोलॉजी, जो कि काफ़ी स्कोरिंग होता है, सबको लगता है कि इसमें इतना टारगेट तो लेना ही लेना है। वो भी इजी टू मॉडरेट में आया था, वो अच्छी बात है कि उन्होंने थोड़ा इजी टू मॉडरेट में रखा, उसे मॉडरेट टू टफ में उसमें नहीं रखा, डिफ़िकल्ट में, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बायोलॉजी इज़ द ओनली ब्रांच जिसमें तुम लोग ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, जिसमें तुम ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। सो उन्होंने उसको उसी हिसाब से बनाया होगा। फिर जब मैंने रिसर्च की तो उसमें कुछ ऐसा आया कि ईजीएस्ट सेक्शन था जो तुम्हारे कल के नीट एग्ज़ाम का, वो था बायोलॉजी सेक्शन, राइट। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस काफ़ी डीप थे। ओके मैं आपको तुम लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन पेपर सेट होता है ना, तो इस अकॉर्डिंग होता है कि 60 to 70% फॉर स्टूडेंट्स विद नॉर्मल ब्रेन्स, IQs, जिसको इंटेलिजेंसी कुछ भी वर्ड यूज़ कर लो, कि इजी पेपर 60 to 70% पेपर इजी सेट होते हैं नॉर्मली। इन यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, इन एंट्रेंसेज ऑल्सो इतना ही सेट होता है। उसके बाद जो 20 to 25% जो पेपर सेट होता है ना, वो होता है मॉडरेट या फिर डिफ़िकल्ट बोल सकते हो तुम उसको, डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम सेट होता है। फिर जो 5-10% पेपर होता है ना, वो होता है मेरिट लिस्ट वाला एग्ज़ाम। उसमें होता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो तुम्हारी रैंक्स, जो तुम्हारा पोजीशंस, जो तुम्हारी सीट सेलेक्ट कर देते हैं, वो उतने क्वेश्चंस वो यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं। मैंने 5 साल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे पता है कि कुछ 1-2 क्वेश्चन तो हमारे क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे आते हैं जो सबको नहीं, किसी किसी को आता होता है, और वो किसी वाला क्वेश्चन ही तुम्हारी रैंक सेट करता है। ओके सो उसी हिसाब से ये भी एग्ज़ाम सेट हुआ है। कुछ जो टफ क्वेश्चंस आए हैं वो रैंक सेट करने वाले हैं, क्योंकि और एक पॉइंट होता है कि इजी क्वेश्चंस अगर तुम गलत कर रहे हो ना, अगर तुम टफ क्वेश्चंस गलत कर रहे हो तो कोई बात नहीं, हो सकता है 20 में से 18 ने वो क्वेश्चन गलत कर दिया हो, लेकिन अगर तुम कोई इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हो, उसमें मेरी कोचिंग वालों की, एग्ज़ाम वालों की गलती नहीं है, उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है, क्योंकि इजी क्वेश्चन कोई गलत नहीं करता यार। 20 में से 2 ही लोग इजी क्वेश्चन गलत करेंगे, 18 तो सही करेंगे ना, तो उनकी रैंक कहाँ, तुम्हारी रैंक कहाँ, ये सब डिपेंड करता है कि इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना होता। अगर हो भी गया तो अब बिल्कुल उस चीज़ का स्ट्रेस मत लेना, लेट इट बी, अब हो गया, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन स्ट्रेस उस चीज़ का बिल्कुल मत लेना। ओके कमिंग बैक टू बायोलॉजी, टॉपिक्स जो उन्होंने कवर किए थे वो थे ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी। अब ऐसा है कि जो टॉपिक्स हैं ये मोस्टली आते ही हैं, और इसी में से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, और इसी में से ही आते हैं, हमारे टाइम भी इसी में से ही आए थे। और क्वेश्चन टाइप कुछ ऐसा था कि डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस आए थे तुम्हें, और मैच द कॉलम। मुझे लगता है इस बार उन्होंने मैच द कॉलम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे ना ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि आगे जाके थोड़ी दिक्कत आती है जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना, तो मेडिकल के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में प्रॉफ्स में, तो प्रॉफ हो गया तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है, तो उन्होंने उस हिसाब से एग्ज़ाम सेट किए थे। एंड सो द बेस्ट पार्ट वॉज कि मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन बायोलॉजी में से रिव्यूज़ बोलते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट फ्रॉम NCERT। अगर तुम्हें डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन मिल रहा है तो तुम्हें और ब्रो क्या ही चाहिए, तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया कि ABCD इसका आंसर NCERT में था, तो उसको तुम्हें डायरेक्ट टिक करना था। उसमें अगर तुम गलत हो रहे हो तो यार ये थोड़ी टेंशन लेने वाली बात है, क्योंकि इसको ना तुमने प्रॉपरली नहीं पढ़ा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन गलत नहीं होते। ओके उसके बाद इन्होंने इसको थोड़ा मोर अप्रोचेबल बनाने के लिए कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन दिए थे, क्योंकि इनको पता था अगर एक सेक्शन स्ट्रॉन्ग रखा है तो दूसरा सेक्शन थोड़ा वैसा रख देते हैं कि कंपनसेट हो जाए, क्योंकि टॉपर्स तो इस सेक्शन में से निकलने थे, इस सेक्शन में से नहीं। हाँ तुम लोगों ने टॉप नहीं करना होगा, अच्छे मार्क्स लाने होंगे, बट इट्स ओके, टेंशन सीरियसली टेंशन मत लेना, इट्स ओके।
सो ये था तुम्हारे नीट एग्ज़ाम के बारे में, कैसा हुआ। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारा एग्ज़ाम गाइस कैसा हुआ, और आंसर की आ जाएगी तो हम उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद तुम क्या कर सकते हो अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते। अच्छे मार्क्स सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है। शायद किसी के 320 मार्क्स अच्छे हों, कोई 360 को अच्छा कहे, कोई 650 को भी अच्छा ना कहे, कोई 700 को भी अच्छा ना बोले। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस होती है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि व्हाट आफ्टर दिस, इसके बाद तुम क्या क्या कर सकते हो, किस किस ब्रांच में जा सकते हो। एक समराइज्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें तुम्हें बताऊंगी क्या क्या कर सकते हो। उसके बाद एक डिवीजन वाइज सेलेक्ट कर दूंगी कि इस ब्रांच में तुम ऐसे जा सकते हो, इसमें तुम ऐसे जा सकते हो, सो दैट तुम थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाओ कि तुम्हें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रॉप यू कैन ड्रॉप, बट इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू ड्रॉप, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। सोचो, एक्सप्लोर करो। इफ़ यू वॉन्ट टू सर्व द नेशन, बहुत टाइप से सर्व कर सकते हो। इफ़ यू आर स्टक टू MBBS, फिर उसकी तरफ ही स्टक रहना कि मुझे करना है तो यही करना है, नहीं तो इसके अलावा कुछ नहीं करना। फिर अड़े रहना और उसके लिए मेहनत करना, सिर्फ अड़े मत रहना। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, मुझे एज अ मेडिको प्रोफेशन सर्व करना है लोगों को एंड उसी प्रोफेशन में जाना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं करने के, वो तुम्हें मैं बताऊंगी। डॉक्टर कोमल इज़ ऑलवेज विद यू। ओके, सो बाय, स्ट्रेस मत लेना, बाय।